सर्वप्रथम तो अभिनेता इरफान खान का असामयिक निधन हुआ है। धौलपुर से उनका बहुत पुराना कनेक्शन रहा। पान सिंह तोमर फिल्म की शूटिंग धौलपुर में हुई। जिस तरह से लोकल डायलेक्ट में उन्होंने अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन किया, वो अपने आप में बेमिसाल था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अत्यधिक दुखद ये विषय है। इसके अलावा स्लमडॉग मिलियनेयर और सलाम बॉम्बे जैसी आर्टिस्टी फिल्मों में उन्होंने काम किया। उन्होंने जो रिक्तता छोड़ी है उसको भर पाना संभव नहीं होगा। तो उनके असामयिक निधन पर सब एक दुख हम व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं इस संकट की घड़ी में उनका परिवार जो है इस दुख को सहन करने की क्षमता रखेगा। कि माता का निधन भी 2 दिन पूर्व हुआ था। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि केसेस की संख्या अभी तक जो है 11 पॉजिटिव पाई गई है। कुल 1231 सैंपल लिए गए थे, इसमें 1012 सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। करीब 6.37 लाख लोगों की स्क्रीनिंग अभी तक की जा चुकी है। निरंतर तौर पर स्क्रीनिंग का काम ये चालू है। हमारा ये प्रयास है कि हम निरंतर तौर पर स्क्रीनिंग का काम कराते रहें। 2 फेज पहले हो चुके हैं, तीसरे फेज में चल रहा है। हमारा मकसद ये है कि इसके माध्यम से ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर सकें जो कि हाई रिस्क कैटेगरी के हैं, जिनका एज प्रोफाइल 10 वर्ष से कम या 60 वर्ष से ऊपर का है, गर्भवती महिलाएं हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। ऐसे व्यक्तियों का हम चिन्हीकरण करा रहे हैं ताकि संक्रमण की सोशल चेन नहीं बने। ये भी एक संयोग है कि जो भी व्यक्ति पाए गए हैं वो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी वो लोग बाहर से ट्रक्स में बैठ कर आए। समाचार पत्रों में आज इस प्रकार के समाचार आए हैं कि उनको रोका जा सकता था। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में राष्ट्रीय उच्च मार्ग यातायात के लिए, कॉमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। पुलिस के द्वारा अभूतपूर्व मुस्तैदी अपनाई गई है। पुलिस, होमगार्ड और उनके वॉलंटियर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है। कल मेरी पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। माननीय मेंबर पार्लियामेंट और स्थानीय जो विधायक कल आए थे उसमें भी सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। पुलिस के द्वारा बड़ी मेहनत से बॉर्डर पर अपना प्रयास किया गया, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हज़ारों की ट्रक में जो ट्रक आते हैं उसको कोई चोरी से बैठ के आ जाए और आकस्मिक तौर पर अगर उतर जाए तो उनको चिन्हित करना भी उतना ही बड़ा चुनौती का काम हो जाता है। विशेष रूप से जबकि जो व्यक्ति आ रहे हैं उनकी स्थानीय रिश्तेदारी हों, यहाँ के रहने वाले हों। तो जितने भी ये लोग आए हैं उनमें से अधिकांशतः ट्रक ड्राइवर हैं जो को आलू, प्याज, आम, पपीता इस तरह के जो सब्जियों का कारोबार बाहर करते थे और अब चूँकि रोजगार और व्यवसाय उन प्रांतों में खत्म हो गया तो यहाँ आए। लेकिन प्रसन्नता का विषय है कि इन समस्त प्रकरणों में हम उनको चिन्हित करने में सफल रहे, उनकी सोशल चेन नहीं बनने दी। मैं इस अवसर पर लोगों से आग्रह करूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो उनके संपर्क में आए हैं कृपया उपस्थित हों और अपना स्क्रीनिंग करवाएं और आवश्यकता होगी तो सैंपलिंग की जाएगी। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि एक आज बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर मैं पढ़ रहा था। 25% मरीज जो भर्ती हुए वो ठीक होकर वापस लौट आए हैं पूरे राजस्थान में लगभग 2400 केस थे, जिसमें से 600 लोग रिकवर होके वापस आ गए। तो ये हमारे लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है, हमारे लिए बहुत बड़ी उत्साह का विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ एक केस था जाकिर का जो कि ठीक होकर लौट आया है और बाकी जितने भी केसेस हैं उन सब में एक सुखद स्थिति है कि वो लक्षणविहीन है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, उसको कोई लक्षण नहीं पाए गए। दूसरी इसमें सुखद स्थिति ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का उनका हाई रिस्क कैटेगरी के नहीं है, यानी उनका एज प्रोफाइल, उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी बीमारी का जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से कोई चिंता का विषय नहीं है। ज़्यादातर लोग 25 से 45 या उससे कम की स्थिति में हैं तो उनके ठीक होने के पूरे अवसर रहेंगे। अधिकांश लोगों का इलाज स्थानीय स्तर पर हम लोग करवा रहे हैं और मैंने CMHO और PMO से बात की है, उनको निर्देश दिए हैं, उनकी आवश्यक इमदाद करने के निर्देश दिए हैं। उनके परिवार जो बाहर हैं उनको भी हमने आइसोलेशन वार्ड में रखा है और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी उनको 14 दिन के होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। आज इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अवसर है बीमारी से लड़ने के लिए। आज हम बीमारी से लड़ें, बीमार से नहीं लड़ें। ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो विभिन्न प्रकार के हमारे कोरोना फाइटर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे हमारे वॉलंटियर्स हों, चाहे रेवेन्यू के आदमी हों, चाहे चिकित्सा कर्मी हों,
इन सब का सहयोग करने की आवश्यकता है, इनके सम्मान करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर हम जो समाचार का प्रकाशन कर रहे हैं और उनके मनोबल को हतोत्साहित कर रहे हैं, वो अवसर नहीं है। ये निश्चित रूप से कुछ यूट्यूब चैनल्स ने प्रयास किया कि कुछ खबरों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, उनके लिए मैंने नोटिस जारी किए हैं। एपिडेमिक एक्ट में जो नवीनतम संशोधन केंद्र सरकार ने किए हैं और इस बाबत जो अध्यादेश लाया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि यदि कोई ऐसा काम करता है तो उसमें उनको अबेटमेंट और कमीशन ऑफ क्राइम के लिए अभियोग दायर किया जा सकता है, मुकदमा दायर किया जा सकता है। 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, इसमें दंड का प्रावधान है। तो मैंने एसडीएम धौलपुर और पीआरओ धौलपुर को जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे समस्त यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, न केवल उनको चैनल्स को बंद कराया जाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ी तो उनकी गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जाएगी। इस बात को सभी को समझना होगा कि आज व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत सोच को त्याग कर सामूहिक हित और सामूहिक सोच को हमारे ऊपर हावी करना पड़ेगा। मैं कुछ समाचार देख रहा था, बड़े अतिरंजित वर्णित है। एक समाचार पत्र में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। उन्होंने पूरे वर्णन में लिखा कि उसको खाना मिल रहा था, बेसहारा लेडी थी, लेकिन उसकी बीमारी के तथ्य को उजागर नहीं किया और इसमें ये हवाला दिया गया कि भूख से मृत्यु हुई। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की मृत्यु के कारणों का निर्धारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से होता है। और लेडी ने जो बात कही और जो अखबार में छपी है, उसमें भी कहीं बात नहीं कही कि मुझे खाना नहीं मिला या मैं इस भूखमरी का शिकार हूं। लेकिन समाचार पत्र के द्वारा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने, अपनी टीआरपी बढ़ाने के उद्देश्य से जिस तरह का ये किया है, मैं इस अवसर पर कहूँगा ये अवसर नहीं है जबकि हम अपनी व्यक्तिगत हित को सामूहिक हित से ऊपर ले जाकर खड़ा कर दें और ऐसी खबर का प्रकाशन करें जिसका वस्तुतः हकीकत से कोई संबंध नहीं है। मैंने पीएमओ से कल इस संबंध में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इस प्रकरण में करीब 1 महीने से उसका इलाज चल रहा था। टाइफाइड की बीमारी थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज हुआ, फिर जैन हॉस्पिटल धौलपुर में उसका इलाज हुआ और इन कारणों से उसकी टाइफाइड से और न्यूमोनिया से इसकी मृत्यु हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि संबंधित समाचार पत्र के द्वारा इस आशय का खंडन जरूर छापा जाए कि हमारे द्वारा तथ्यों को सत्यापित किए बिना समाचार का प्रकाशन किया गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से कोरोना की जंग में जो लोग लगे हुए हैं, जो अपनी जान को खतरे में डालकर संघर्ष कर रहे हैं, दूसरों की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मनोबल में बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत सोच के स्थान पर सामूहिक हित और सामूहिक सोच को दें। इसके उपरांत भी अगर ये हम पाते हैं जिला प्रशासन के स्तर पर कि उनके द्वारा अपने रवैये में तब्दीली नहीं की जाती है और बिना तथ्यों के सत्यापन के समाचार का प्रकाशन किया जाता है, तो ये बहुत बड़े खेद की स्थिति होगी। मैं पुनः आम जनता से आग्रह करूंगा कि सामाजिक सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है और सार्वजनिक हित को वरीयता देने की आवश्यकता है। मैं वाशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात उसमें लिखी थी, यदि हमें कोरोना की जंग जीतनी है तो सामूहिक रूप से लड़ाई करें। वक्त का ये तकाजा है कि हम सामूहिक हितों को तरजीह दें। केवल प्रशासन अपने बलबूते के लिए लड़ाई नहीं कर सकता, ये लड़ाई हम सबको, हमको, समाज को, सोसाइटी को, विभिन्न प्रकार के एनजीओज और कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैं, सीएसओज हैं, सबको लड़नी है। तो मेरा पुनः अनुरोध, स्थिति को देखते हुए कृपया अपने दृष्टिकोण को बदलाव लें, नकारात्मक विचारों का परित्याग करें, सकारात्मकता को हावी चलें। लड़ाई सामूहिक रूप से लड़नी है और सकारात्मक विचारों से जीतनी है। ये अवसर नहीं है जबकि हम व्यक्तिगत सोच को हावी होने दें, बिना तथ्यों के सत्यापन के समाचार का प्रकाशन करें। ये अवसर है जबकि हम पुलिस का भी हौसला बढ़ाएं, हमारे दलों का हौसला बढ़ाएं, हमारे चिकित्सा कर्मियों का हौसला बढ़ाएं, हमारे नगर परिषद के कर्मियों को बढ़ाएं। आखिर में वो अपनी जान को जोखिम में डाल के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लॉकडाउन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लोगों में उतावलापन विकसित हो रहा है, फटीग की जरूरत हो रही है। शारीरिक सेहत और मानसिक सेहत दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी दिनचर्या में भी तब्दीली की आवश्यकता है। योगा है, संगीत है, इन चीज़ों को ध्यान दें। बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। गृहिणियाँ भी अपने आप को सकारात्मक पॉजिटिव कार्यों में व्यस्त रखें।
इसी के आधार पर हम इसमें लड़ाई लड़ पाएंगे। एक अच्छी खबर यह है कि पेंशन वितरण का डोर टू डोर पेंशन वितरण का एक मॉडल धौलपुर जिले में स्थापित हुआ। मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे देश में धौलपुर ने कीर्तिमान स्थापित किया और एक ऐसा मॉडल स्थापित किया जिससे आम गरीब आदमी को उसके घर जाकर पेंशन वितरण सुनिश्चित हो गया। बैंकों में भारी भीड़ के चलते हमने इस कार्यवाही को रोका था और ये आदेश जारी किया था कि बैंकों में भीड़ ना हो, इसके लिए अनुग्रह राशि का वितरण, पेंशन राशि का वितरण, जनधन के खातों में राशि का वितरण नहीं किया जाए। और हमने लेकिन समाधान निकालने की नीयत से ये सुनिश्चित किया कि लोगों के घर घर जाकर ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस कार्य में करीब 465 टीमें लगाई गई, जिसमें कि बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट थे, CSCs के लोग थे, इंडिया पोस्ट पेमेंट के कार्मिक थे और करीब 1.60 लाख व्यक्तियों को करीब 35 करोड़ रुपए की राशि उनके घर बैठे दी जा चुकी है। ये राशि उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनकी आय और रोजगार के साधन समाप्त हो गए और जो इस बात के लिए निर्भर हो गए कि जो पेंशन में जो प्राप्त राशि है वही उनके जीवन का एकमात्र अवलंबन बन गया। यद्यपि हमने राशन किट का वितरण कराया है, ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण स्त्री कोर ग्रुप समितियों के माध्यम से हम इसका वितरण करा रहे हैं, पर इस वितरण का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना की जंग तो एक तरफ है ही है, दूसरी एक जंग जो हम लड़ रहे हैं वो ये है कि धौलपुर बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, रोजी रोटी के साधन नहीं है। हजारों लोग यहाँ बीच में आए हैं, करीब 18,000 से ज़्यादा श्रमिक यहाँ माइग्रेंट जो लेबर है, अप्रवासी श्रमिक है, वो यहाँ लौटेगा। हमने व्यापक स्तर पर नरेगा कार्यों का प्रबंधन किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, करीब 20,500 लोगों को हमने नियोजित किया है, जिनको इस पखवाड़े में लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। इन कार्यों को मूल रूप से सड़क, जल संरक्षण और इस प्रकार के जो कच्चे काम हैं, व्यक्तिगत लाभ के काम है, उसमें नियोजित किया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग नियोजित हो सकें और सोशल डिस्टेंसिंग के जो मापदंड हैं उनकी पूर्ति हो सके। हमारा लक्ष्य है कि अगले पखवाड़े में हम इस कार्य सीमा को, लेबर की सीमा को करीब 50 लाख ले जाना चाहते हैं। इस सूरत में लगभग 15 करोड़ की राशि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाएगी, जो लोगों के जीवन का एक सहारा बनेगी। विशेष रूप से जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको ये लाभ। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन में करीब 13,000 टॉयलेट्स पूर्ण हो गए। लॉकडाउन के कारण उनका भुगतान नहीं हो पा रहा था, समस्याएं आ रही थी। अब हमने आदेश जारी किए, व्यक्तिगत स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 15-20 दिन में 15 करोड़ रुपया जो ग्रामीणों को इन शौचालयों को बनाने के लिए मिलना है वो मिलेगा और करीब बहुत बड़ा इनके लिए सहारा बनेगा। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के कामों को भी हम स्वीकृत, जो ड्यू है उनको स्वीकृत करने की कार्रवाई हम करा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन वेलफेयर मेजर्स से हम बहुत कुछ सफलता हासिल करेंगे। इसी प्रकार मंडी में परचेज का काम अब शुरू होना 1 मई से बहुत बड़ा चुनौती का कारण है। गौण मंडियाँ स्थापित की गई हैं। मैंने डिप्टी डायरेक्टर और अन्य अधिकारी, हमारे SDO धौलपुर, ADM धौलपुर, समस्त विकास अधिकारियों से बात की और उसमें हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों की पालना और उसके उपरांत खरीद हो तो खरीद को अधिकतम हम कर सकें, ये मेरा उद्देश्य है। इसके अलावा हमने मेडिकल इक्विपमेंट की जो एक उपलब्धता है उसको भी हमने बल दिया है कि भाई मेडिकल इक्विपमेंट जो है, हमारे ड्रग्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, N95 मास्क हैं, PP किट्स हैं, वाईपैप है, ऑक्सीजन कंसनट्रेट है, इनकी उपलब्धता पर्याप्त बनी रहे ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। माइग्रेंट्स का एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है और पिछले 3 दिन में करीब 15 बसों में 700 के आसपास लोग आए हैं और निरंतर तौर पे हम समीपवर्ती जिलों के जिला कलेक्टरों से संपर्क कर रहे हैं। जयपुर है, नागौर है, जालौर है, जैसलमेर है, उनके कलेक्टरों के मैसेज आए हैं। हम लोगों ने व्यापक चेक पोस्ट की व्यवस्था की है और उनको मुरैना के अधिकारियों से, कलेक्टर से, अन्य अधिकारियों से हम कोऑर्डिनेट करके उनको भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने एक सर्वे करवाया जिसमें 18,000 लोग ऐसे पाए गए हैं जो कि अन्य प्रांतों में फंसे हुए हैं और धौलपुर की भूमि पर वापस लौटेंगे। उनके लिए व्यापक व्यवस्थाएँ की गई हैं। उनके आने के बाद, गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी, होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। लेकिन होम क्वारंटीन में रखने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या उनके घर में रहने की पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त एक सेपरेट रूम उपलब्ध है कि नहीं। दूसरी बात है कि उनके घर में ऐसा कोई सदस्य है, एडल्ट मेंबर है जो कि उनको देखभाल कर सके। अन्यथा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन या गाँव के स्कूल वगैरह में रखने की व्यवस्था की जाएगी, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा चुनौती का कारण होगा
क्योंकि ऐसे क्षेत्रों से आ रहे हैं जिसमें कि कई प्रकार की संक्रमण की स्थितियाँ बनी हुई हैं। हमने गुजरात और महाराष्ट्र के जो लोग आएंगे जहाँ की संक्रमण की स्थिति ज़्यादा है, वहाँ लोगों से अनुरोध किया है कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन या कि स्कूलों वगैरह में रखा जाए ताकि संक्रमण का फैलाव ना बढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ और अनुरोध करता हूँ सभी लोगों से कि कृपया करके संकट की इस घड़ी में लड़ने की आवश्यकता बीमारी से है। सभी जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पूरा सम्मान दें, सहयोग दें, उनका हौसला बढ़ाएं। छोटी छोटी बातों को लेकर इस समाचारों का प्रकाशन उनके हौसले को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और इस कार्य में सहयोग देंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धौलपुर जिला प्रशासन इस जंग को लड़ने में पूरा सफल रहेगा। अगर कोई आदमी संक्रमित होकर बाहर आ गया तो उसका अभिप्राय यही है कि वो दिल्ली का आदमी यहाँ आ गया। व्यवस्थाएं मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से और बेहतर करने के लिए अनुरोध किया है और हमारे जितना सीमित पुलिस बल है और सीमित हमारा जो होमगार्ड का बल है उसके आधार पर अधिकतम प्रयास मुस्तैदी से हम कर रहे हैं और दिन रात पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारा पुलिस बल लगा हुआ है, चिकित्साकर्मी लगे हुए हैं, नगर परिषद का दल लगा हुआ है, हमारी ग्राम स्तरीय कोर कमेटियाँ काम कर रही हैं, हमारे तहसीलदार एसडीओ भी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। हम लोगों के प्रयास में कुछ कमियाँ हो सकती हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतनी बड़ी आलोचना का आधार बन जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सकारात्मक सोच रख के हम सब मिल के, जिसमें मीडिया भी शामिल है, आम जनता भी शामिल है, एनजीओ शामिल है, प्रशासन शामिल है, इस जंग की लड़ाई जीत सकें। शुक्रिया।